Good morning and welcome back, my dear students of 9th Standard English Medium. Once again, welcome back to my online class of Social Science. हिस्ट्री का फोर्थ लेसन हम पढ़ रहे हैं और आज इस चैप्टर का यानी कि ये जो चैप्टर है मूवमेंट्स, नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। इसका एक बहुत ही मजेदार टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन फॉरेन कंट्रीज। ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिखा ही हुआ है टॉपिक, ठीक है। और इस चैप्टर में हमने जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी यानी हमारे क्रांतिकारियों के जरिए, ठीक है, इसकी बात की गई है। जनरली लाइक इन द प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी स्टडीड अबाउट इज द रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया and for that matter the revolutionaries of Gujarat also we have read about in the previous topics. But over here in this particular topic we are going to study about the revolutionaries who fought against the British rule, who were residing outside India in foreign countries, ठीक है। जो ऐसे कुछ क्रांतिकारी लोग थे, ऐसे भारतीय लोग थे जो भारत में नहीं लेकिन दूसरे देशों में रहते थे। उन्होंने किस तरह से अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी उसका एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। पेज नंबर 26 पे है ये टॉपिक। सो आई एम स्टार्टिंग टू रीड दैट टॉपिक नाउ। द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बिगेन इन फॉरेन कंट्रीज आल्सो फॉर गिविंग फ्रीडम टू इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश. The revolutionary activities that began in India spread to different countries like England, Canada, America, Germany, France, Myanmar, जिसको हम बर्मा भी कहते हैं, मलाया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, रशिया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं काफी सारे देशों के नाम है। इसमें से कुछ देश ऐसे भी हैं जो भारत के आसपास के नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा काफी सारे कंट्रीज ऐसे भी हैं जो इंडिया से काफी दूर है, इनफैक्ट दूसरे कॉन्टिनेंट में है, लेकिन फिर भी वहां पे रहने वाले जो भारतीय लोग थे जो अपना कोई ना कोई पर्पज से वहां पर जाके बसे थे, उन्होंने भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई थी। और वापस वो देशों के नाम मैं वापस पढ़ रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए, हालांकि आपको वहां पे अंडरलाइन भी करना है। तो वो देश थे इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, म्यांमार जिसको हम बर्मा भी कह सकते हैं, मलाया जिसको आज का मलेशिया हम कह सकते हैं, पहले उसका नाम मलाया था, सिंगापुर, अफगानिस्तान, रशिया, ये सारे देशों में हमने फ्रीडम मूवमेंट चलाया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द एक्टिव रेवोल्यूशनरीज हु टुक पार्ट इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन फॉरेन कंट्रीज। अब कुछ नाम आएंगे क्रांतिकारियों के, वो कौन से कंट्री में उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट चलाया था वो भी आएगा, ठीक है। तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल डिंगरा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिखाईजी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्लाई, डॉक्टर मथुर सिंह खुदाबख्श were associated with these activities. अब ये नाम आपको एक्चुअली याद रखने पड़ेंगे। ये वैसे क्रांतिकारियों के नाम है जो इंडिया में नहीं रहते थे, सालों से दूसरे देशों में रहते थे, काफी एजुकेटेड थे, काफी अवेयरनेस वाले भी थे, ठीक है। और इसीलिए इतनी हाई लेवल की अवेयरनेस होती है तभी कोई इंसान इंडिया के बाहर रहते हुए भी इंडिया को आजाद करवाने के लिए फ्रीडम मूवमेंट लड़ सकता है, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको याद रखना जरूरी है। The revolutionary activities in foreign countries gave impetus to the revolutionary activities in India. अब सबसे पहले नाम तो हमने पढ़ लिए, देशों के नाम, लोगों के नाम। अब हमें पढ़ना है कि उन्होंने एक्टिविटीज कौन कौन सी की थी वहां पे, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज की थी जिसकी वजह से इंडिया के क्रांतिकारियों को भी एक इंस्पिरेशन मिला, बल मिला अपनी फ्रीडम मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। Pistols were being secretly sent to India from England along with the bedding of hooks. यानी कि इंग्लैंड से जो यहाँ पर शिप्स आते थे, ठीक है, वाटरवेज के जरिए जो शिप्स आते थे और उसमें बैठकर जो इंडियन कुक वगैरह या तो इंडियन वर्कर्स वगैरह आते थे, उनके जरिए
इंग्लैंड से यहाँ पे कुछ सामान भिजवाया जाता था जिसमें पिस्तौल शामिल है। ये एक आधुनिक हथियार है। एक्चुअली क्रांतिकारियों को कुछ आधुनिक हथियारों की जरूरत पड़ती है अपनी लड़ाई को सक्सेसफुली लड़ने के लिए, क्योंकि आगे हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास संख्या का तो बल बहुत था, लेकिन जब भी हम कोई लड़ाई लड़ते थे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हम फेल हो जाते थे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता था कि उनके पास आधुनिक हथियार होते थे, हमारे पास नहीं होते थे। हमारे पास सिर्फ संख्या होती थी, लेकिन सिर्फ संख्या से लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। दो चीजें मेन होती है, पहला है आधुनिक हथियार और दूसरा है प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटेजी। तो ये दोनों चीजें जो है उसमें हम लोग पिछड़े हुए थे। तो इसकी कमी पूरी करने के लिए इंग्लैंड से जो शिप वगैरह आती थी उसमें सीक्रेटली किसी को ना पता चले वैसे पिस्तल्स वगैरह कुक्स के बेडिंग के अंदर यानी उनके सामान के अंदर इंडिया में भिजवाई जाती थी। मदन लाल धिंगरा किल्ड विलियम विली हु यूज्ड टू क्रिटिसाइज द रेवोल्यूशनरीज। मदन लाल धिंगरा का नाम पॉपुलर है इस कारनामे की वजह से कि विलियम विली नाम के एक शख्स को उन्होंने मार दिया था, जो कि इंडिया के लोगों की बहुत बुराई करता था, बार बार बहुत ही अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करता था। इसलिए उन्होंने मदन लाल धिंगरा ने विलियम विली को मार दिया था। In 1907, the Indian Independence League was established in California, America. यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक है। अमेरिका का एक स्टेट है कैलिफोर्निया, वहां पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी 1907 में, 1907 में, ठीक है। Which was later named as गदर पार्टी by लाला हरदयाल। बाद में इसका नाम चेंज हो गया, गदर पार्टी नाम ऐसा रखा गया, और ये नाम रखने वाले जो शख्स थे वो थे लाला हरदयाल। ओके, अ वीकली नेम गदर वाज पब्लिश्ड इन 4 लैंग्वेजेस। गदर नाम का एक वीकली मैगजीन भी पब्लिश होता था, और शायद इसी नाम से इंस्पायर होके गदर नाम से एक मूवी भी बना है, ठीक है। आपने शायद अगर वो मूवी देखा हो तो ये मैगजीन गदर नाम से अमेरिका में पब्लिश होता था, वीकली मैगजीन था वो, और 4 लैंग्वेजेस में वो पब्लिश होता था। तो जाहिर सी बात है उसमें हिंदी और इवन इंग्लिश लैंग्वेज भी शामिल होगी, और सिख जो पंजाबी लैंग्वेज होती है वो भी था। फिर आता है दूसरा नाम तारकनाथ दास एंड करतार सिंह टू ज्वाइन दिस एक्टिविटी, ठीक है। दूसरे 2 क्रांतिवीरों के नाम आ रहे हैं, तारकनाथ दास और करतार सिंह। उन्होंने भी लगभग वैसी ही एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। चंपक रमन पिल्लाई फॉर्म द हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल इन जर्मनी। ये स्टेटमेंट भी आपको अंडरलाइन करना चाहिए। चंपक रमन पिल्लाई जो कि साउथ इंडियन थे लेकिन जर्मनी में रहते थे, उन्होंने जर्मनी में रह के हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की रचना की थी, जो कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। The plan was made to attack India by making Iraq as the headquarter in 1907. ओके, ये जो एक दल था हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल, उनका प्लान ऐसा था कि अंग्रेजों के ऊपर, यानी कि इंडिया में ऑब्वियसली अंग्रेजों का रूल चल रहा था, तो इंडिया के ऊपर अटैक किया जाए, और उनकी ऑब्वियसली कोई ना कोई सेना होगी, और इस हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल का जो हेडक्वार्टर जो है वो इराक बनाया गया था। इराक जो कि वेस्टर्न एशिया का एक कंट्री है, ठीक है। तो वैसा प्लान 1907 में बनाया गया था। इन द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्टुटगार्ट जर्मनी, द नेशनल फ्लैग प्रिपेयर्ड बाय मैडम कामो वाज होइस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट, ठीक है, कि इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में ऑर्गेनाइज हुआ था, वहां पे मैडम बिकाईजी कामा ने सबसे पहली बार इंडियन ट्राई कलर फ्लैग को होइस्ट किया था। यानी पहली दफा ऐसा हुआ था कि इंडिया का ट्राई कलर नेशनल फ्लैग जो है वो किसी बाहर के देश में होइस्ट किया गया था, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप फॉर्म द प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट अंडर राष्ट्र प्रमुख इन अफगानिस्तान
ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इंडिया की एक प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट भी बना दी थी, और उसके राष्ट्र प्रमुख, जिसको हम प्रेसिडेंट कह सकते हैं, वो भी नियुक्त कर दिए थे। और ये काम किया था उन्होंने अफगानिस्तान में, इन अफगानिस्तान इन विच बरकतुल्ला, अबिदुल्ला, मौलाना बशीर, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुर सिंह एटसेट्रा ऑल्सो ज्वाइन। यानी कि हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के सभी जो दूसरे क्रांतिवीर थे वो भी इस प्रोविजनल गवर्नमेंट में शामिल हुए थे, ज्वाइंट हुए थे। दिस गवर्नमेंट मेड एफर्ट्स टू गेट हेल्प फ्रॉम रशिया। हाँ, ये गवर्नमेंट ने दूसरे देशों से भी हेल्प प्राप्त की थी, जिसमें नाम आता है रशिया का, फिर ईरान, टर्की, ये सारे दूसरे कंट्रीज के नाम आते हैं जिनकी ओर से हमने हेल्प प्राप्त की थी। दे ऑल्सो मेट द टर्किश चीफ अनवर पाशा एंड द गवर्नर। टर्की के जो चीफ यानी कि राजा जो थे अनवर पाशा, और वहां के गवर्नर थे, उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में थे ये लोग। द कॉन्स्पिरेसी गालिबनामा रिटन ऑन रेशमी रुमाल, सिल्क हैंडकरचिफ, asking all Muslims to unite and fight against Christians was exposed. Actually, रेशमी रुमाल के ऊपर जो कि सिल्क हैंडकरचीफ होता है, उसके ऊपर गालिबनामा लिखा गया था, जिसमें मुस्लिमों के लिए ये मैसेज था कि उनको सभी लोगों को इकट्ठा होके क्रिश्चियंस यानी कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनके खिलाफ लड़ाई करना है। अगर उनके खिलाफ लड़ेंगे सभी एकजुट हो गए, तभी जाके ये लोग हमारे देश में से जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्लान जो है वो एक्सपोज हो गया। ठीक है, उसको छिपा के रखना था लेकिन एक्सपोज हो गया अनफॉर्चुनेटली। राजा महेंद्र प्रताप सेंट अ गोल्डन स्ट्रिप विथ हिज सिग्नेचर टू द रशियन जार इन विच ही हैड रिक्वेस्टेड द जार टू सेवर ऑल टाइज विथ इंग्लैंड। राजा महेंद्र प्रताप ने दूसरा काम भी किया था कि रशिया में जो जार डायनेस्टी के किंग का जो रूल चल रहा था, उनके नाम पे एक मैसेज लिखकर उन्होंने भेजा था कि अंग्रेजों के साथ आपका जो कोई भी संबंध है, राजकीय संबंध, वो आप उसको तोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि गलत काम कर रहे हैं वो लोग, एक्चुअली दूसरे देशों में रूल कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ पॉलिटिकल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए। ऐसा रिक्वेस्ट करता हुआ कोई लेटर वगैरह जो है वो भी राजा महेंद्र प्रताप ने रशियन जार को लिखा था। हम ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जार डायनेस्टी का रूल रशिया में चल रहा था, बट देन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ देयर वाज अ रेवोल्यूशन इन रशिया। रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 में हुआ था। अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो याद रखिएगा आपसे, 1917 में हुआ था रेवोल्यूशन, और उसके बाद जार का जो रूल है वो चेंज हो गया था उसके बाद। ठीक है, लेकिन जब ये रूल चल रहा था तब राजा महेंद्र प्रताप से उन्होंने जार के नाम एक संदेश भेजा था, जिनमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि अंग्रेजों के साथ सारे संबंध, जो सारे रिश्ते नाते जो है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, वो खत्म कर दें। ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। ठीक है, ट्रॉट्स्की हैड प्लेज्ड ऑल ही सपोर्ट टू द इंडियन, एक रशियन रेवोल्यूशनरी थे ट्रॉट्स्की। ठीक है, वो रशियन क्रांतिकारी थे। उन्होंने दिलासा दिया था, एक भरोसा दिलाया था इंडिया के क्रांतिकारियों को कि जितना हो सकेगा उतना सपोर्ट वो करेंगे भारत के क्रांतिकारियों को। ठीक है, सोहनलाल पाठक इन बर्मा एंड परमानंद इन सिंगापुर कैरिड आउट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। सिंगापुर की अगर हम बात करें और बर्मा की, ठीक है, तो सोहनलाल पाठक बर्मा के रेवोल्यूशनरी थे, और परमानंद जो थे वो सिंगापुर के थे। उन्होंने वहां पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज किया था। इन एडिशन टू दिस द कामागाटा मारू एंड तोशामारू steamer events provided inspiration to the Indian revolutionaries staying abroad to fight against the British। ये थोड़े नाम अजीब है यहाँ पे। ठीक है, कामागाता मारू एंड तोशामारू, ये स्टीमर इवेंट्स के नाम है। जो इवेंट्स हुए थे, स्टीमर भर के क्रांतिकारी लोग जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमला करने के लिए गए, जिससे काफी एक इंस्पिरेशन क्रांतिकारियों को ये इवेंट से मिला था। आप साइड में देख सकते हो
कि काफी क्रांतिकारियों के नाम उनके पिक्चर्स के साथ दिए गए हैं। वीर सावरकर है फॉर एग्जाम्पल, फिर मदन लाल ढींगरा है, उधम सिंह का भी फोटोग्राफ है, श्याम जी कृष्ण वर्मा का भी फोटोग्राफ जो कि इंग्लैंड में रहते थे, वो मैडम कामा का फोटोग्राफ भी है। ये सारे जो एक बहुत ही ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जो इंडिया में भले नहीं रहते थे लेकिन फिर भी बाहर रह के भी क्रांति की ज्योत जो है, मशाल जो है वो जला के रखी थी और इंडिया में रहने वाले क्रांतिकारियों को वो इंस्पायर करते रहते थे। आगे का पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ। The Indian youth in the age group of 18 to 24 years were mainly involved in the radical freedom movement. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। उस वक्त का एक माहौल जो है वो हमें यहाँ से इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि जनरली इंडिया में रहने वाले जितने भी जवान लोग थे, जवान यानी कि जो एज ब्रैकेट आता है 18 से लेकर 24 साल की उम्र के जवान लोग, तो ही सबसे ज्यादा फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व थे और वो भी रेडिकल टाइप का फ्रीडम मूवमेंट। रेडिकल टाइप का फ्रीडम मूवमेंट यानी वैसा फ्रीडम मूवमेंट जिसमें ये जवान लोग, क्रांतिकारी जवान लोग जो है वो हिंसा करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ठीक है, यानी कि बहुत ही एग्रेसिव थे कि हिंसा करना, वो तो जाहिर सी बात है कि इसमें वो अपनी जान गंवा देने की भी तैयारी दिखाते थे। जान अपनी दे भी दे सकते थे और ले भी सकते थे, ऐसा उनका एटीट्यूड था। They used to carry out any kind of thrilling acts as they did not fear death. वही बात यहाँ पे अलग ढंग से लिखा गया है। उनको मौत का डर नहीं था, इसलिए कोई भी टाइप का डेयरिंग जो है वो ब्रिटिश हुकूमत के सामने वो करने की तैयारी हमेशा रखते थे। हाँ, दूसरे जो सीनियर क्रांतिकारी लीडर्स थे उनके द्वारा उनको ट्रेनिंग जरूर दिया जाता था। ट्रेनिंग मिलती है तभी जाके इतना एग्रेसिव एटीट्यूड डेवलप होता है किसी क्रांतिकारी में, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है। When caught, they readily embraced death, shouting slogans like "Inqilab Zindabad" and "Vande Mataram" for the purpose of the freedom of their motherland. जब उनको ऐसा लगता था, ऐसे क्रांतिकारी लोग जब पकड़े जाते थे और उनको ऐसा लगता था कि बहुत अत्याचार होगा, शायद ये लोग मार भी डालेंगे, ऐसा अगर उनको होता था तो हंसते हुए ऐसे स्लोगन्स चिल्लाते चिल्लाते, ठीक है, कि इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम वगैरह ऐसे स्लोगन चिल्लाते चिल्लाते हंसते हुए मौत को गले लगा देते थे। ठीक है, तो ये उनका एक जज्बा था। देयर सेक्रीफाइसेस वुड प्रोवाइड इंस्पिरेशन टू द यंग जनरेशन फॉर एजेस। अभी तो हम आजाद हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो बलिदान दिया है हमारी कंट्री को आजाद करवाने के लिए, ठीक है, वो इंस्पिरेशन हमें हमेशा के लिए मिलता रहेगा कि देश की रक्षा के लिए किस लेवल का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। एटलीस्ट इतना लेवल तक का इंस्पिरेशन हमें हमेशा के लिए मिलता रहेगा। इतना जबरदस्त योगदान इन क्रांतिकारियों का था। अब एक नया टॉपिक आता है आगे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जो 1909 में इंप्लीमेंट हुआ था। मॉर्ले मिंटो, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग व्यक्तियों के नाम हैं। एक थे इंडिया के गवर्नर जनरल थे और दूसरे जो थे वो इंडियन वजीर थे, यानी कि जो गवर्नर होते हैं उनके प्रधानमंत्री थे। उनका जो रिफॉर्म्स उन्होंने इंप्लीमेंट किया था उसका एक छोटा सा एक यहाँ पे विवरण दिया है। 1909 में इंप्लीमेंट हुआ था। The English adopted the policy of divide and rule to create enmity between Hindus and Muslims 1906। अब ये चीज हम आगे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अंग्रेजों को जैसे ही पता चला कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी इस देश में यूनाइटेड है, ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे ठीक से रूल करना है, सक्सेसफुली अपना रूल चला रहा है, तो ये दोनों कम्युनिटी की यूनिटी को तोड़ना होगा। और इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी जो है उसे इंप्लीमेंट किया, जिसकी वजह से 1906 में हम इस लेसन में आगे देख चुके हैं कि मुस्लिम लीग नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की गई, जिनमें मुस्लिमों को ऐसा बोल के उकसाया गया कि आप अपने सेपरेट वोटिंग राइट्स, सेपरेट वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, उसकी डिमांड करो और सब अपना सेपरेट रखो, क्योंकि आप लोग यहाँ पे माइनॉरिटी में हो, इसलिए आपके भले के लिए हम ऐसा बता रहे हैं, ऐसा अंग्रेज लोग बोल रहे थे उनको। ठीक है, तो उस हिसाब से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है,
और उसके पीछे यही दो लोग जिम्मेदार थे, मॉर्ले और मिंटो। अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, मुस्लिम डेलीगेशन मेट वाइसरॉय मिंटो। उस वक्त जो वाइसरॉय थे हमारे इंडिया के, वो वाइसरॉय मिंटो थे। वो आगा खान की लीडरशिप में कुछ मुस्लिम लीडर्स वाइसरॉय मिंटो को मिले थे। मॉर्ले वॉज द इंडियन वजीर एट दैट टाइम। जैसा मैंने आपको आगे बताया कि मॉर्ले जो थे वो इंडिया के वजीर यानी कि प्रधानमंत्री थे, हम ऐसा कह सकते हैं। एक जो था, ठीक है, लाइक मिंटो, वो वाइसरॉय यानी कि प्रेसिडेंट थे, और जो मॉर्ले थे वो वजीर यानी कि प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 1909 की ये बात है। और ये एक रिफॉर्म था, दीज रिफॉर्म्स वर नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसमें लाइक हिंदुओं को मुस्लिम से अलग करने का ये जो इनिशिएटिव लिया गया ये दोनों व्यक्तियों के द्वारा, उसी को हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक भी खत्म होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको लाइक बहुत ही अलग टाइप का टॉपिक हम कह सकते हैं, वो है अराइवल ऑफ गांधी जी इन इंडिया 1915। ठीक है, गांधी जी का आगमन इंडिया में हुआ तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि पहले वो इंडिया में नहीं रहते थे, बाहर रहते थे। उन्होंने पढ़ाई अपना लंदन में किया था, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका में जाके बसे थे और अपना लॉयर का प्रैक्टिस वो वहां पे कर रहे थे, और किसी कारणवश उनको इंडिया में आना पड़ा। तो वो आए, गांधी जी आए 1915 में इंडिया में, और तब से इंडिया के फ्रीडम जो मूवमेंट है वहां पे एक बहुत ही रिमार्केबल ट्विस्ट देखने को मिला। ठीक है, लेकिन ये लाइक इस लेसन में भी अब यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है, इसलिए ये लेक्चर को अब मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अराइवल ऑफ गांधी जी इन इंडिया, इस टॉपिक से हम आगे बढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, दैट्स इट फॉर नाउ।